माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आशा है कि आप सब कुशल होंगे। आज का ट्यूटोरियल हम एक कपलेट से शुरू करते हैं। मंजिल मकसूद का हासिल तो कुछ मुश्किल नहीं, मंजिल मकसूद का हासिल तो कुछ मुश्किल नहीं, तूने सरगर्मी से कभी मंजिल को ढूंढा भी है। हमारी मंजिल क्या है? होम्योपैथी, होम्योपैथी, होम्योपैथी। आज का ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 2 बुक आप जरूर डाउनलोड कर लें ताकि हम अपनी आगे की चर्चा को सुचारू रूप से चला सकें। एक तो बोरक का मटीरिया मेडिका, ये मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी। ये आप प्ले स्टोर से अपने अपने टेलीफोन पर जरूर डाउनलोड कर लें। दूसरी पुस्तक है सिलेक्ट योर रेमेडी, डॉक्टर राय बहादुर बिशंबर दास जी की लिखी हुई किताब है। ये हमारे आगे के होम्योपैथी की चर्चा में बहुत काम आने वाली है। आज एक टेस्टिमनी के केस आपके साथ डिस्कस करते हैं। कोविड के दौरान हम कैनविन फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव में, और ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने आरसेल्व की जो 30 पोटेंसी की दवाई है, ये लगभग 50,000 फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, और उसका सारा जो डाटा है ये कैनविन फाउंडेशन में मेंटेन्ड है। और जिन जिन को ये दवाई दी गई वो उनका काफ़ी कोविड के दौरान बचाव रहा है। ये एक पक्की निश्चित बात है, और सारी गुड़गांव की जो पब्लिक है इसके बारे में जानती है। दूसरा टेस्टिमनी का केस, एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनका नाम बताना तो एथिकल नहीं रहेगा, पर उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी। लेडी डॉक्टर हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, गायनो की डॉक्टर हैं, और वो बहुत परेशान, और लगभग 1 महीने से किचन का काम नहीं हो रहा, खाना पीना मुश्किल, हाथ बिल्कुल ना पीछे जाता ना आगे जाता, बहुत परेशान। मेरा उनके साथ पारिवारिक संपर्क है, कई बार मिले तो मैंने कहा कि आप और दवाइयाँ भी कर रहे हैं, थोड़ा एक बार होम्योपैथी की दवाई का भी उपयोग करके देखें। 1-2 बार कहने से तो नहीं माने, पर फिर ज़्यादा परेशान थे तो एक दिन उन्होंने ये वाजिब समझा भी चलो डॉक्टर दुग्गल कह रहे हैं तो चलो इनकी दवाई लेके देखते हैं। वो लॉर्ड शिवा सोसाइटी सेक्टर 10 में, जिस सोसाइटी में मेरा निवास है, वहीं पर वो डॉक्टर साहब भी उसी सोसाइटी में निवास कर रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने होम्योपैथी की दवाई शुरू की, और लगभग 10-15 दिन में मतलब एक जादू जैसा असर हुआ उनके ऊपर, और वो जो उनका जो फ्रोजन शोल्डर था वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। कुछ थोड़ी उनको एक्सरसाइज भी सजेस्ट की थी मैंने, और वो आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने उनको क्या दवाई दी और क्या उनको एक्सरसाइज वगैरह बताई, ये सारा मैं आपके साथ आने वाले ट्यूटोरियल्स में शेयर करूँगा। तो अभी हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे, और उन स्लाइड्स को आप देखें, और बाकी का जो ट्यूटोरियल का पार्ट है उस स्लाइड्स में उसकी चर्चा रहेगी। धन्यवाद। आप सबका पुनः होम्योपैथी के ट्यूटोरियल में स्वागत है। अभी लास्ट टाइम मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे परिवार द्वारा लिखी गई पुस्तक सुबोध होम्योपैथिक रेडी रेकनर,
इसको आधार बनाकर हमने अब आगे की सारी चर्चाएं करनी है। आशा है कि जो स्लाइड आपको दिखाई गई हैं वो आपने ध्यान से देखी होंगी, क्योंकि आने वाले पोर्शन में उस स्लाइड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज की जो हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं फीवर्स के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बुखार जो है ये शरीर में एक रोग का संकेत है। असली कारण कुछ और भी हो सकता है, पेट खराब होना, गला खराब होना, मौसम की वजह से, टीका वगैरह लगाने की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, इन सब चीज़ों से मतलब शरीर में एक तरीके से टेम्परेचर के शक्ल में बुखार हो जाता है। तो सबसे पहले हमें इस कारण की तय में जाना है कि बुखार हुआ किस वजह से है। ठंड लग के हुआ है, रात को ज़्यादा हो जाता है, कितना मैक्सिमम जाता है, कितना मिनिमम है, ये सारा एक चार्ट भी जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो बना लेना चाहिए। पर इस फीवर के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने इसलिए चुना है कि ये आजकल का मौसम का बुखार है और बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो मैं इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ कारगर रहेंगी इसके बारे में करूँगा चर्चा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सुबोध होम्योपैथिक पुस्तक है, इसमें इस तरह के चार्ट बनाए गए हैं। ये चार्ट जूम करके भी आपको स्लाइड में दिखाया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसको दे दिया जाएगा। और अगर ये आप पुस्तक अमेज़न से मंगा लेते हैं तो फिर तो आपको ये रेडी रेफरेंस में है। चार्ट नंबर 60 पेज नंबर 155 पर है। तो इसमें जो चीज़ें आपके निगाह में लाने वाली हैं वो ये है भी, एक तो ड्रग रिलेशनशिप। अगर तो एक ही दवाई देनी है, कोई उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा विचार की बात नहीं होती, पर कई बार पेशेंट को एक से ज़्यादा 2 या 3 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो उस वक्त हमें एज होम्योपैथ ड्रग रिलेशनशिप के बारे में समझना जरूरी हो जाता है। और उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल में ट्यूटोरियल लूँगा और उसमें ड्रग रिलेशनशिप कैसे रेफर की जाती है, क्योंकि ये जो चार्ट दिया गया है इसमें ड्रग रिलेशनशिप का जिक्र है। तो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ड्रग रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर बताऊंगा। दूसरी चीज़ है ड्रग पिक्चर। हर एक दवाई उसके जो मानसिक सिम्टम हैं उसके बेस पे आदमी की शक्ल किस तरह की नज़र आएगी जब आपके पास वो क्लिनिक में दवाई लेने आएगा, या आप वैसे रेफ़र करते हैं हॉबी से, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई की ड्रग पिक्चर किस तरह की है। तो ये हर एक, जैसे हम दवाई डिस्कस करेंगे उसकी ड्रग पिक्चर भी हर ट्यूटोरियल में आपको स्लाइड के रूप में दिखाई जाएगी। ओके। और तीसरा है इस दवाइयों के बारे में जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आपने ये समझना है कि ये जो हमारी पुस्तक है और होम्योपैथी का जितना भी लिटरेचर है, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ के आते हैं BHMS करके या और, उन सबको तो पता है, पर जो हॉबी से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नोटेशन को कैसे पढ़ना है ये भी चार्ट आपको जूम करके दिखाया गया है स्लाइड में, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो हेड रेमेडी है वो बोल्ड लेटर में अंडरलाइंड है, मोटे अक्षर में लिखी हुई और उसके नीचे एक लाइन लगी हुई है। नंबर 2 स्टेज पर जो दवाई है वो बोल्ड लेटर में लिखी गई है, इसका मतलब उसकी सीनियरिटी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जो दवाई लिखी गई है वो सेमी बोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गहरा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, ब्रायो है जैसे इस बुखार के केस में। तो ये
तीसरे नंबर पर इसकी सीनियोरिटी आती है। और उसके बाद एलेटिक्स में लिखा है वो जो दवाइयाँ हैं वो 4 नंबर या 4 नंबर से आगे की दवाइयाँ हैं। जैसे कि अब फीवर्स के बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में जो टाइम है वो लिमिट में है और उसको ध्यान में रखते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। पर मोटा मोटा जो फीवर्स के लिए मेन दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं, बेलाडोना, आर्सेनिक 30, ब्रायो 30, ये मेन दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं। और एकोनाइट भी काफ़ी प्रयोग में आती है। इन दवाइयों का अलग अलग मैं आपसे जिक्र करूँगा भी कौन सी चीज़ के लिए कौन सी दवाई देनी है। तो ये ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ अब रेगुलर पैटर्न पर शुरू लगभग हम इस स्टेज पर ले आए हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई सजेशंस हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, शेयर करने के लिए, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में शेयर करें। इससे हमारा हौसला और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।